वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमारा अभियान है आपको अच्छी प्रतिभाओं से मिलवाना। आज हम इंदौर के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिभाषक एवं साहित्यकार सुभाष निगम जी से लेने जा रहे हैं खास मुलाकात। आप काफ़ी अच्छी प्रतिभा हैं, आप कवि भी हैं और कई कहानियाँ भी आपने लिखी हैं। सवाल हमारे, जवाब आपके। आपका स्वागत है सुभाष निगम जी। हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाह रहे थे। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताश्री का नाम श्री दत्त नारायण जी निगम है और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड। माता जी का शुभ नाम? माता जी का नाम श्रीमती पवित्रा बाई निगम है। कहाँ जन्म हुआ आपका? मेरा जन्म स्थान इंदौर रहा है जी। क्या पढ़ाई करी आपने, एजुकेशन क्या रहा? मेरा शिक्षण आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में रहा है और बीकॉम LLB किया है मैंने। ये कैसा कारण बने कि आप एकदम विधि क्षेत्र में आ गए, क्या बताना चाहेंगे आप? विधि क्षेत्र में आने का मुख्य कारण मेरा यह रहा कि बहुत संघर्ष उठाने के बाद जब MPPSC की परीक्षा मैंने पास करी, उसमें वेट एंड मेजर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम 1991 में क्लियर होने के बाद जो हमारे यहाँ का जो बहुत भ्रष्टाचार के कारण उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। रिश्वत मांगी गई। कितनी की रिश्वत मांगी? 40,000 रुपये रिश्वत मांगी गई। तो मुझे मेरी शक्ति पे पूरा भरोसा था कि मैं आगे चल के विधि के क्षेत्र में उन्नति करूँगा। कितने साल हो गए आपको सुभाष जी? मुझे विधि क्षेत्र में 16-17 साल हो गए। फिर मंच पर कैसे आना हो गया आपका? काव्य मंच पर कैसे आए आप? सबसे पहला कवि सम्मेलन कहाँ पढ़ा आप? सबसे पहले कवि सम्मेलन गोकुलगंज में पढ़ा और आदरणीय हमारे राजकुमार जी हंस जी ने ही मुझे प्रेरणा प्रदान की कि आप अच्छा लिखते हैं, आगे भविष्य में और लिखें। वो स्मरण आपको है? बहुत अच्छा अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ था कंडीलपुरा में, इतिहास में पहली बार कवि सम्मेलन, जिसमें सुभाष निगम जी एवं डॉक्टर शशि निगम जी का काव्य पाठ एक शानदार प्रस्तुति रही और आज आप एक अच्छे वरिष्ठ कवि हैं। कौन कौन से कवि आपको अच्छे लगते हैं? मुझे राष्ट्रीय कवि प्रदीप जी अच्छे लगते हैं जी। अपने मालवी में दादा नरेंद्र सिंह तोमर जी अच्छे लगते हैं जी, जो मेरे प्रेरणा पुंज रहे हैं। एक मुलाकात में आपने बताया था, मैं से कहा था कि कवि नीरज जी भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आदरणीय नीरज जी तो दिल में बसते हैं जी। इसके अलावा आप मालवी में भी कविताएं लिखते हैं और आपसे एक सवाल हम और करने जा रहे थे कि त्वरित न्याय कैसे मिल सकता है? आप एक अभिभाषक हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? त्वरित न्याय के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी प्रकरण हमारे पास आता है उस प्रकरण को उसकी तह तक जाकर यदि हम करें तो निश्चित तौर पे हमें न्याय दिलाने में सफलता मिलती है। दूसरी बात, आज के समय में लीगल एड के माध्यम से भी न्याय सुलभ हो रहा है। विधि क्षेत्र में कौन कौन से गुरु रहे आपके? कानूनी क्षेत्र में मेरा प्रारंभ हुआ है करार टैक्सेशन क्षेत्र से हुआ है, जिसमें सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल स्वर्गीय श्री अरुण कुमार पाटनकर जी ने मेरी शुरुआत की है जी। और आपके विभिन्न क्षेत्र में यदि योगदान की बात करें तो स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण विजयवर्गीय साहब ने मुझे सिविल और आपराधिक मामलों में शिक्षण दिया। बहुत अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं। साक्षात्कार जारी है। आपसे हम एक सवाल और करने जा रहे थे। जैसे आप जानते हैं, दाम्पत्य जीवन में दरारें आती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा केस ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपके क्या सुझाव हैं? जैसा कि हमने हमारी जड़ को छोड़ा है जी। पुराने समय में यदि हम गीता और रामायण के यदि संदेशों का पालन करें तो
निश्चित तौर पे इन विवादों से बचा जा सकता है। और दूसरा है कि जो मीडिया के कारण भी परिवार में दरारें आई हैं। और पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वो एकल परिवार में तब्दील हुए, जिसके कारण क्या हुआ कि स्वतंत्रता अच्छी बात है, स्वतंत्रता के बाद जब स्वच्छंदता आ जाती है तो वो ज़्यादा बढ़ गया। स्वच्छंदता के कारण उच्छृंखलता बढ़ गई। यदि ये चीज़ें यदि कमी की जाए तो निश्चित तौर पे इन विवादों पे लगाम लगाई जा सकती है। एक अच्छे अभिभाषक को किन किन शर्तों का पालन करना चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए, क्या गुणवत्ता होना चाहिए, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? एक अधिवक्ता के अच्छे होने के लिए सबसे बड़ा गुण ये है कि वो केस, जो भी केस ले, उसको उसकी गहराई तक जाके शिद्दतता के साथ उसका प्रस्तुतिकरण करे और निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत अच्छे आपके सुझाव हैं। तो सुभाष निगम जी, हम अपने दर्शकों को आपकी एक प्रिय कविता सुनाना चाहेंगे। स्वागत है आपका, सुनाइए आप। मानो इनको उपकार, सबसे पहला कर लो पूजन माता पिता गुरु महाराज को, जिनने इन्हीं धरती पे जन्म दियो ने दई दियो शिक्षा संस्कार। महिमा इनकी घनी अपार, मात पवित्रा ने पिता दत्त है, जीवन उनको सदा सरल है, कर्ता का साथ करनो पाप दोष से नहीं डरनो, सदा कर जो तुम सब बढ़िया काज, राग जो अपना कुल की लाज। सबसे पहला कर लो पूजन माता पिता गुरु महाराज को, बढ़िया काज सदा तम कर जो, बिगड़िया से मत तम फंस जो, बिगड़िया में मत तम फंस जो, धर्म कर्म ने भणवा लिखवा को, तम सदा राग जो ध्यान, माता पिता से मिली आशीष, श्री गीता जी को सदा कर जो तम पाठ, ई की महिमा घनी निराली, तरी जावे सगलो परिवार। गुरुदेव चैतन्य जी ऐसो दई गया ज्ञान, हमारा पे करियो थो यो घणो उपकार। बालपना से गीता माता को करवाता रोज एक पाठ, उका बात से आदत हुईगी, कभी नहीं भुलाए उनको यो उपकार। क्या बात। सबसे पहला कर लो पूजन माता पिता गुरु महाराज को। माता पिता की महिमा में और सेवा की व्याख्या करती हुई आपकी कविता बहुत अच्छी है, हम उसका स्वागत करते हैं। सुभाष निगम जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और उनके घर पर हम ये साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, उनके निवास स्थान पर। और देखिए, हम बता रहे हैं कि परम पूज्यनी रामकृष्ण परमहंस जी की तस्वीर, विवेकानंद जी की तस्वीर, जो रामकृष्ण परमहंस के बहुत अच्छे शिष्य थे, और माता शारदा जी की तस्वीर, जो सूक्तियों से सुसज्जित ये घर कई तमगों से भी भरा हुआ है। आपको सुभाष निगम जी को कई अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। ये पीछे हमारी कैमरा टीम की नज़र जा रही है और हम बता रहे हैं साक्षात्कार जारी है। इस वैचारिक मुलाकात में एक सवाल राष्ट्रीय हित में हम और करना चाहेंगे कि शराब पर रोक लगाई जाए, ये वर्ल्ड मीडिया की मांग है, लेकिन कई प्रदेशों में रोक नहीं लगाई गई है। उसको राजस्व का आंकड़ा बताया जा रहा है, बोले इससे आय होती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रश्न के उत्तर में? मेरा इस मामले में यही कहना है कि एक्साइज ड्यूटी के चक्कर में शराब परोसना कोई विद्वत्ता का काम नहीं है ना। इसके लिए अन्य दूसरे साधन है जिसके माध्यम से भी सरकार को कर मिल सकता है, आय प्राप्त हो सकती है। क्या शराब परोसकर ही आय दी जा सकती है? तो शराब की रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है, इसको बिल्कुल दूर किया जाना चाहिए। एक गंदी चीज़ की प्रस्तुति करना और वो भी समाज के सामने बड़ा घातक है। ये आप बहुत अच्छी बात को उठा रहे हैं और हम इसका दिलो दिमाग से समर्थन करते हैं और आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप भी हमारी इस मांग का जनहित में, राष्ट्र हित में, मानव हित में समर्थन करें, जिससे कि हमारे देश का भला हो। हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। एक सवाल और, कश्मीर अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि घाटी में आतंकवादी आए और कई सैनिकों को शहीद करके चले गए।
आतंकवादी बढ़ते जा रहे हैं, तो आतंकवाद कैसे थमेगा, क्या सुझाव होंगे आपके सुभाष निगम? पूर्व की तुलना में यदि आज हम देखें तो बहुत फर्क पड़ा है जी। जहाँ पहले कश्मीर में हम जा नहीं पाते थे, धारा 370 हटने के बाद जी। अब आज स्थिति पहले से परिवर्तित हुई है, और यदि दृढ़ इच्छा संकल्प हो तो निश्चित तौर से इस पे विजय प्राप्त की जा सकती है, जिसका उदाहरण आप स्वयं देख ही रहे हैं। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 370 धारा हटाकर लोकतंत्र बहाल किया है कश्मीर जम्मू में, और ऐसे समय जबकि नागरिकों का संतुलन वहाँ पर होना चाहिए। कई प्रबुद्ध जनों ने ये भी आवाज़ उठाई है कि जितने वहाँ पर मुस्लिम हैं उतने अन्य जाति के लोग भी हों, जिससे संतुलन बना रहे और आतंकवादी भारत भक्तों के बीच में आने से डरें, उनमें खौफ पैदा हो। आपसे हम आखिरी सवाल करना चाह रहे थे, और वो सवाल यह है कि भारत में महंगाई नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको थामने के लिए आपके क्या सुझाव? जैसा कि विदित है कि मांग और पूर्ति, जी। अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा सिद्धांत है, डिमांड एंड सप्लाई। यदि सप्लाई उत्पादन यदि बढ़ा दिया जाए तो निश्चित तौर पे कीमत में कमी आएगी, और अपने प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। त्वरित सवाल हमारे, त्वरित जवाब आपके। इस वैचारिक मुलाकात पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आपके पास भी राष्ट्र हित में या विश्व हित में, मानव हित में कोई भी साक्षात्कार हो या विचार हो तो आप दीजिए, ये खुला मंच है आपका वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।